हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? सब लोग ठीक है? गुड। तो बच्चे, एज वी डिस्कस इन द लास्ट क्लास, हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ रहे थे और एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में अभी तक हम दो डिफरेंट एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं और मोस्ट पहले आज बाकी जो दो बचे हुए हैं वो हम कर लेंगे। ठीक है, राइट? तो अब सीन क्या है? सबसे पहले आपने लीनियर चार्ज डेंसिटी कंसेप्ट पढ़ा था, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट वायर वाला। फिर हमने पढ़ा था थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, और मैंने आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था लास्ट क्लास में कि नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर में क्या होगा। अब ये थोड़ा सा डिफरेंट है और मैंने आपको एक चीज और बताई थी। मैंने कहा था कि बेटा एनसीईआरटी के जो लास्ट सॉलिड एग्जांपल है जो हायर ऑर्डर क्वेश्चन में आता है वो आप सिर्फ तभी कर पाएंगे जब आपको ये डेरिवेशन आता हो और इसके एस्पेक्ट्स पता हो, वरना आपको रटना पड़ेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है उसके अंदर। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और एनसीईआरटी में तो वैसे भी बड़ा कॉम्पैक्ट करके लिखते हैं तो चीजें जल्दी समझ में आती नहीं है। ठीक है, वो क्वेश्चन भी हालांकि मैं आपको कराऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास के अंदर, लेकिन वो आपको तभी समझ में आएगा जब आपको ये डेरिवेशन समझ में आएगा और ये मुश्किल नहीं है, बस अटेंटिव होकर उसको देखना है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में, हम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, और मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि अगर मैं एक स्पॉन्ज बॉल लेता हूं, उसको कलर सॉल्यूशन में डालता हूं, तो कलर सॉल्यूशन में डालने के बाद जब मैं उसको निकालता हूं तो अगर बाहर से वो ग्रीन कलर का मान लो होता है, तो अगर मैं उसको अंदर से काटता हूं तो अंदर भी वो ग्रीन कलर होगा। और उस कलर को हम चार्ज की तरह अगर मान लें तो हम ये समझ पाएंगे कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। ठीक है, राइट? तो ये वो एक डायग्राम है जो इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। वी हैव अ नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल, उसको आप रबर की एक बॉल मान सकते हैं। ठीक है, स्फेरिकल सॉरी नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर, इट्स नॉट शेल, इट्स स्फीयर, अंदर से पूरा का पूरा सॉलिड है। चार्ज अब डिस्ट्रीब्यूटेड कहां है? चार्ज ना तो लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना सरफेस एरिया पे, वो पूरे वॉल्यूम में है, पूरे अंदर तक चार्ज भरा हुआ है। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट आएगा, ये बात थी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमको सॉल्व करना है, मैं आपको डायग्राम एक बार बता दूं कि डायग्राम में क्या क्या चीजें थी। ये हमारे पास एक नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर था, इसको आप सिंपल रबर की एक बॉल मान लें। ठीक है, तो आप इमेजिन करना आसान रहेगा। उसके अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे वॉल्यूम में अंदर तक। ठीक है, और ये हमने छोटे सा जो डॉटेड लाइन बनाई है, जो ब्लू कलर से आप डॉट देख रहे हैं, वो क्या है? दिस इज गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है, उसका एक छोटा सा हमने पैच मान लिया जो r के डिस्टेंस पे था। स्मॉल r इज द डिस्टेंस ऑफ गॉसियन सरफेस फ्रॉम सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आउटवर्ड, पॉजिटिव चार्ज ये था dsc। ठीक, कुछ और भी एस्पेक्ट्स है उसके बारे में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर चला गया, एरिया का डायरेक्शन बाहर आ गई, एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ एक्चुअल स्फीयर। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R। स्मॉल r होता है आपके पास डिस्टेंस ऑफ गॉसियन सरफेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर, एंड कैपिटल R होता है एक्चुअल रेडियस ऑफ द स्फीयर। ठीक है बच्चे, चलो अब आगे देखते हैं। हमें फर्स्ट पार्ट निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। यही सबसे टेक्निकल पार्ट है, कुछ नई चीजें इसके अंदर आएंगी, देखिए कैसे। सबसे पहले आपको याद है कि हम स्टार्ट कैसे करते हैं? हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स phi E is equal to क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds, क्योंकि स्फीयर में E की सरफेस होती है और क्योंकि वो क्लोज होती है इसलिए मुझे यहाँ क्लोज लगाना पड़ेगा, E डॉट ds। तो E और ds के बीच में कितना एंगल दिख रहा है? 0 डिग्री का दिख रहा है, तो बिल्कुल सेम तरीके से आपको लेके चलना है। इट इज E ds cos 0 डिग्री, क्लोज इंटीग्रेशन, देन E इंटीग्रेशन ऑफ ds। ठीक है, cos 0 आपके पास 1 हो गया। अब इसकी लिमिट क्या रखेंगे ds की? ध्यान रखना कि मैंने सरफेस ये मान रखी है, तो इसका जो लिमिटेशन होगी वो क्या होगी? 0 to 4 pi स्मॉल r स्क्वायर। 4 pi स्मॉल r स्क्वायर क्यों? क्योंकि इसकी रेडियस स्मॉल r है, इसलिए हम कैपिटल R नहीं ले सकते। ठीक है, अब देखिए क्या आता है। E ds सरफेस का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसा आएगा 0 to 4 pi r स्क्वायर, एंड आफ्टर सॉल्विंग क्या मिलता है? जब सॉल्व करोगे तो E into 4 pi स्मॉल r स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज phi E, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने थिन स्फेरिकल शेल में किया था। ठीक, चेंज अब आएगा, अब बात बहुत ध्यान से समझनी है। इसके बाद क्या था हमारे पास? आपको पता है कि जब एक बार हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेते हैं, उसको इक्वेशन नंबर 1 आप राइट कर लेते हैं, तो फिर हमारा टास्क क्या होता है? हर बार गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में सेम ही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा काम था कि हम लिखेंगे बाय गॉस लॉ phi E is equal to q upon epsilon।
बाय गॉस लॉ। फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, होता है। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से, मैं लिखूंगा फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह लिखूंगा क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। अब ये चीज हो गई खतरनाक, खतरनाक ऐसा नहीं है, ये बात हो गई जहां पे दिमाग काम करना है। फाई ई इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन मैंने लिखा। सोच सकते हैं ऐसा क्यों होगा? सोच के देखो, सोचो जरा, ठीक है 10 सेकंड्स के लिए जरा थोड़ा सा थॉट दो, सोचो कि ऐसा कैसे हुआ होगा, फिर मैं बताता हूं। फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह मैंने लिखा है क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन। लगा आइडिया? चलो देखते हैं एक्चुअली क्या है। ये जो पूरा का पूरा स्फीयर है, इसके अंदर जो टोटल चार्ज है ना, उसको हम क्या मान लेते हैं? क्यू मान लेते हैं। आज तक जितने भी डेरिवेशन अभी तक करते आए हम, उसमें हमने टोटल चार्ज को क्यू मान लिया। ओके, तो जो पूरा चार्ज है ना मिला के वो है क्यू, लेकिन हमने कौन सा पोर्शन सेलेक्ट किया है? हमने सिर्फ ये डॉटेड वाला पोर्शन सेलेक्ट किया, ये सिर्फ इतना रीजन। तो यह पक्की बात है, अगर मान लो कि 10 कूलम चार्ज पूरे में होता तो इतने से पोर्शन में 10 कूलम थोड़ा आ जाएगा, कितना आएगा? उससे कम आएगा ना, ठीक है। वो जो इसके अंदर चार्ज है उसको हमने क्यू डैश मान लिया है, और ये पक्की बात है क्यू डैश इज लेस देन क्यू। जितना टोटल में आ सकता था चार्ज, उससे कम चार्ज इसके अंदर है, छोटा सा पोर्शन, ठीक है, तो चार्ज भी कम आएगा। तो ये पता लग गया, तो इसलिए क्यू डैश आ गया। अब बात करते हैं कि एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन क्यों लिखा। मैं जानता हूं कि बहुत सारे बच्चे जो वहां बैठे हुए वो पक्का मुझे इसका आंसर बता देंगे, और बता भी रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे आपस में, हाँ सर ये तो पता है हमको। क्या पता है? हमें ये पता है कि ये क्या था, सॉलिड स्फीयर, फ्री स्पेस नहीं है, सॉलिड है। और सॉलिड का मतलब क्या होता है? किसी मटेरियल का बना होगा। अगर किसी मटेरियल का बना होगा तो फिर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं आ सकता, एप्सिलॉन नॉट नहीं आ सकता। क्या आएगा? एप्सिलॉन आएगा, ठीक है। एप्सिलॉन तब आता है जब फ्री स्पेस ना हो कोई मीडियम, ठीक है। तो बात ये थी क्यू डैश क्यों लिया? क्योंकि इतने से पोर्शन का चार्ज था। और एप्सिलॉन नॉट की जगह एप्सिलॉन क्यों लिया? क्योंकि इसके अंदर फ्री स्पेस नहीं था, ये सॉलिड स्फीयर है, तो इसके अंदर खाली जगह नहीं है, ये भरी हुई है किसी मीडियम से, और जिस मीडियम से भरी हुई है उसकी परमिटिविटी हमारे पास है एप्सिलॉन, ठीक है बेटा। अब देखिए जरा आगे कैसे लिखेंगे इसको। इन प्लेस ऑफ क्यू डैश, भाई किस तरीके की चार्ज डेंसिटी है? चार्ज कहां है? पूरे वॉल्यूम के अंदर। और चार्ज जब पूरे वॉल्यूम में होता है तो कौन सी डेंसिटी लगती है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला मैं आपको रिकॉल करा दूं। फॉर्मूला होता है रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये होता है रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अब अंतर क्या है? मैं यहां पे लिखूंगा क्यू डैश और यहां लिखूंगा वी डैश। ऐसा क्यों? मुझे बेटा इसके अंदर निकालनी है चार्ज डेंसिटी, यानी कि कितना चार्ज कितने वॉल्यूम के ऊपर है। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इस पूरे स्फीयर के लिए रो की वैल्यू निकालता हूं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, और सिर्फ इतने छोटे से पोर्शन के लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकालता हूं, तो क्या वो सेम आएगी या नहीं आएगी? अलग हो सकती है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन, क्या था कि इस पूरे के पूरे स्फीयर के अंदर जितना भी चार्ज था, मैं पूरा चार्ज ले लूं और पूरा वॉल्यूम ले लूं तो डेंसिटी निकालो, और इतना छोटा सा पोर्शन जो दिख रहा है आपको, उसके अंदर जितना चार्ज आ रहा है और उसका जितना वॉल्यूम है उसका रेशियो निकाल लो, तो क्या डेंसिटी सेम आएगी? सोचिए, डाउट है? हो सकता है नहीं। चलो आपका डाउट क्लियर करता हूं। एक बहुत बड़ा टैंक था जिसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है, ओके। अब मैं क्या करता हूं, उसके अंदर से एक गिलास पानी निकाल देता हूं, तो पानी कम हो गया ना, कम है ना पानी। इसकी डेंसिटी और उसकी डेंसिटी बराबर है कि नहीं है ना? बिल्कुल है, क्योंकि पूरे में भी पानी ही था और इस गिलास के अंदर भी पानी निकल के आया है। दोनों चीजें जब सेम है तो डेंसिटी तो सेम होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज जा रहा था तो वॉल्यूम भी जा रहा था, चार्ज कम हो गया तो उसी प्रोपोर्शन में वॉल्यूम भी कम था, तो डेंसिटी सेम आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं रो को क्यू अपॉन वी भी लिख सकता हूं और रो को क्यू डैश अपॉन वी डैश भी लिख सकता हूं। और ध्यान रखना, वी और वी डैश में क्या डिफरेंस है? वी है पूरे का वॉल्यूम और वी डैश है सिर्फ इतने छोटे से पोर्शन का वॉल्यूम। तो अब इसको कैसे लिखेंगे? देखिए, इसको मैं यहां पे रब कर रहा हूं, हम थोड़ा सा यहां लिख के लेके आएंगे इसको। फर्स्ट इक्वेशन तो हम बना चुके हैं, इसका हम यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में। अब देखिए, यहां पर जो क्यू डैश आया था, पहले मैं एक चीज लिख दूं, यहां पे क्यू डैश की जगह मैं लिखूंगा रो इनटू वी डैश अपॉन एप्सिलॉन।
क्यू डैश की जगह रो वी डैश लिख दिया। अब देखो therefore phi e is equal to रो, अब इसको मैं रो ही रहने देता हूं। वी डैश था इसका वॉल्यूम छोटे वाले स्फीयर का, तो वो क्या आएगा 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। सॉलिड स्फीयर है भाई, सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और क्योंकि जिस स्फीयर की हम बात कर रहे हैं उसकी रेडियस है स्मॉल आर, तो 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या था एप्सिलॉन था। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेट करना है। Therefore, from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, we get E into 4 pi small r square is equal to rho into 4 upon 3 pi r cube, और अपॉन में एप्सिलॉन भी था। ठीक है, 3 और एप्सिलॉन दोनों के दोनों नीचे आ गए। अब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या बचता है, तो हमारे पास बचता है यहां से बचेगा सिर्फ ई, आर स्क्वायर से एक और कैंसिल हो जाएगी, यहां से क्या बचता है रो और एक आर बचेगा, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया कहां के लिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया कहां पे, इनसाइड द स्फीयर, स्फीयर के अंदर सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया। अब बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहां निकालना था, सरफेस के ऊपर, थर्ड पॉइंट कहां था, आउटसाइड द स्फीयर। तो आपको याद दिलाऊं, सेकंड और थर्ड पार्ट के लिए आपको कुछ नया नहीं करना। अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, मैं सेकंड पार्ट लिखता हूं आउटसाइड, आउटसाइड द स्फीयर, तो उसका फॉर्मूला था हमारे पास E इक्वल टू बिल्कुल वही जो हमने किस में किया था, शेल में किया था। अच्छा पता है क्यों, स्फेरिकल शेल और इसके आउटसाइड के इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सेम ही आएगा, पहले मैं लिख देता हूं फिर हम सोचते हैं कि ऐसा क्यों है। E का फॉर्मूला था हमारे पास Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, यानी कि इस गॉसियन सरफेस को जो अंदर थी उसको अगर मैं बाहर ले जाऊं तो सारा का सारा चार्ज उसके अंदर आ जाएगा, तो मैंने लिखा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ये आपको बिल्कुल उसी तरीके से देखना है सोल्यूशन इसका जैसे मैंने लास्ट क्लास में कराया था, उसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, और ये पार्ट इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं, इंपॉर्टेंट पार्ट ये था जो अलग था। अब आपके दिमाग में बात आ सकती है कि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्यों है, फॉर्मूले के अंदर E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। स्मॉल r तो उस स्फीयर की रेडियस होगी जो इसके बाहर बनेगा, कौन सा स्फीयर, गॉसियन सरफेस। ठीक है, उसका जो रेडियस होती है उसको स्मॉल r बोलते हैं। दूसरी बात एप्सिलॉन नॉट क्यों, आप सोचेंगे सर अभी तो आपने एप्सिलॉन बताया थोड़ी देर पहले क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, तो अब आप एप्सिलॉन नॉट क्यों बता रहे हैं। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, सन जो है वो जिस भी चीज से मिलकर बना है, आपको पता है हाइड्रोजन हीलियम का मिक्सचर है, तो क्या आप उसकी परमिटिविटी को स्पेस की परमिटिविटी मान सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट मान सकते हैं, सन की मान सकते हैं, नहीं, क्यों नहीं मान सकते, वो एयर नहीं है, वो बना है हाइड्रोजन और हीलियम से, तो सन हो गया वो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, जब मैं सन से बाहर जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, सिर्फ वैक्यूम, फ्री स्पेस, यानी कि जब इस स्फीयर से मैं बाहर चला जाऊंगा तो मुझे सॉलिड नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा फ्री स्पेस, फ्री मीडियम मिलेगा, और जब फ्री मीडियम मिलेगा तो फ्री मीडियम के लिए एप्सिलॉन नॉट आता है परमिटिविटी, एप्सिलॉन नहीं आता। ठीक, अब दूसरी बात, ये तो था हमारे पास कहां था इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फीयर, और आउटसाइड द स्फीयर का मतलब होता है r ग्रेटर देन r, और यहां पे था इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर, वो हमने निकाला था r स्मॉल r लेस देन r, ये फर्स्ट पार्ट। अब बचा थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट कौन सा, ठीक सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना हो तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको पता है ठीक स्फीयर के ऊपर ही अगर मुझे निकालना है तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R रखना होता है, बस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। तो हम क्या कर लेंगे इसके लिए, उसके बाद आप उसको जितना भी सॉल्व करना चाहें, लेकिन सॉल्यूशन इज नॉट रिक्वायर्ड। मैंने आपको बताया कि ये डेरिवेशन जो है वो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगी, लेकिन फिर भी ये करना जरूरी है। एट द सरफेस ऑफ स्फीयर, एट द सरफेस ऑफ स्फीयर क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो था मेरे पास सरफेस ऑफ स्फीयर का मतलब ठीक यहां पे मैं आ गया,
अगर मैं ठीक यहाँ पे आ गया तो सारा का सारा अंदर है सॉलिड मीडियम, और सारा अगर अंदर सॉलिड मीडियम है तो मैं एप्सिलॉन नॉट नहीं ले सकता। अब मुझे बताओ फर्स्ट या थर्ड फॉर्मूले में से किस फॉर्मूले का मैं यूज करूं इसको सॉल्व करने के लिए? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी लूं या एप्सिलॉन लूं? मैं कहां की बात कर रहा हूं? एट द सरफेस ऑफ द स्फीयर की बात कर रहा हूं। तो कौन सी परमिटिविटी मैं लूं, फ्री स्पेस या मीडियम की? मीडियम की लेंगे। क्यों? क्योंकि जहां पर आप ले रहे हैं उसके अंदर सारा का सारा पोर्शन सॉलिड है, और सारा पोर्शन सॉलिड है तो मेरे पास फॉर्मूला था, याद करिए, रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये फॉर्मूला निकालता मैं इस साइड के लिए। अब एट द सरफेस ऑफ स्फीयर क्या होता है? स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाता है, और जब स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा आपको? कैपिटल आर अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये बस उसी फॉर्मूले के अंदर स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर रख दीजिए, ठीक है? तो जस्ट एट द स्फीयर सरफेस ये होगा। थोड़ा सा भी बाहर चले जाओगे तो फिर एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, लेकिन अगर आप स्फीयर के ठीक सरफेस पर ही जिसके अंदर सारा सॉलिड मीडियम है तो फिर आपको ये रखना पड़ेगा, ठीक? तो दिस इज ऑल अबाउट दिस डेरिवेशन। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। इसका ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ और जो पिछला हमने ग्राफ बनाया था उसके बीच में कुछ सिमिलैरिटी है, और वो कैसी है देखिए। पहले मैं वो ग्राफ बनाता हूं जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, ताकि आप कंपैरिजन देख सकें। लास्ट क्लास में आपने ग्राफ ऐसा बनाया था, यहां पे एक स्फीयर बनाया था आपने, ठीक है? ये ग्राफ था ऐसे, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम था, ये इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ग्राफ था इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में, और वहां पर मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड था 0, स्मॉल आर लेस देन आर, यहां पे था स्मॉल आर इज इक्वल टू आर, और बाहर था आर ग्रेटर देन आर। याद आया? ये लास्ट क्लास का डायग्राम था आपका कि ग्राफ इस तरीके से बनता है, मतलब स्टार्टिंग में तो 0 होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर मैक्सिमम हो जाता है सरफेस के ऊपर, और फिर वो कम होने लगता है। अब सुनिए यहां पे ग्राफ कैसे बनेगा। जानबूझ के मैंने एक ग्राफ बनाया था कि हम इसको कंपेयर कर सकें, इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ था। अब ये ग्राफ बनता है ऐसे, this is small r is equal to capital R, this is r less than r, and this is r greater than r, और यहां पे तो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, E max। डिफरेंस पता लगा? क्या डिफरेंस है? एक ही डिफरेंस है मेन, वो डिफरेंस ये है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था 0, कब? जब आप इनसाइड द स्फीयर की बात कर रहे थे, और यहां पर क्या होता है? इनसाइड द स्फीयर 0 नहीं था, उसका आंसर हमने सॉल्व करके निकाला है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे था। अब मैं आपको बता दूं कि आपने जो फॉर्मूला निकाला था फर्स्ट केस के लिए, यानी कि जब r लेस देन r होता है तो फॉर्मूला क्या निकल के आया था? फॉर्मूला निकल के आया था E इक्वल टू रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन। जरा चेक करो कि E की प्रोपोर्शनलिटी r के साथ कैसी है। E प्रोपोर्शनल टू है r, स्मॉल r, और अगर E प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r हो गया तो इसका मतलब आ गया स्ट्रेट लाइन। तो ये था हमारे पास E प्रोपोर्शनल टू R फॉर द फर्स्ट केस, ठीक है? सेकंड केस में जब आप इस पॉइंट पर पहुंचते हैं तो सारा का सारा चार्ज एंक्लोज हो जाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है मैक्सिमम, इसलिए वो मैक्सिमम तक पहुंच गया। फिर थर्ड केस था आउटसाइड द स्फीयर, और आउटसाइड द स्फीयर के लिए याद करिए कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो इसका मतलब है E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। ये बाहर वाले केस का था, तो यानी कि बाहर वाले केस का बिल्कुल ऐसे जैसे इसमें आया था, और यहाँ पे क्या था? E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहाँ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या टेक्निकली आप इसका मीनिंग समझते हैं? इसका मीनिंग क्या निकलता है मैं बताता हूँ, सबको पहले मैं मिटा दूं। हाँ, ये आपका लास्ट डायग्राम था, ये अभी का था, इसको मैं मिटाना चाह रहा हूँ ताकि आप सिर्फ एक डायग्राम पे कॉन्सेंट्रेट करें। अब सुनिए इसका टेक्निकली मतलब क्या निकलता है। टेक्निकली मतलब ये निकलता है कि मैं इस स्फीयर के सेंटर से चालू करता हूं, जैसे मैं सेंटर से थोड़ा सा बड़ा स्फीयर बनाऊंगा, थोड़ा सा चार्ज आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, और बड़ा स्फीयर बनाता हूं और ज्यादा चार्ज आ जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा। चार्ज बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता है ना, क्योंकि चार्ज की वजह से तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। जैसे 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 बढ़ता 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 मैं पूरे स्फीयर तक पहुंच जाऊंगा, मैक्सिमम चार्ज आ जाएगा, सारा चार्ज आ जाएगा।
सारा चार्ज का मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, जब सबसे ज्यादा चार्ज होगा तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इसलिए जैसे ही आप स्फीयर की सरफेस पर आते हैं, आप यहां पहुंच जाते हैं r इक्वल टू r पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है मैक्सिमम। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता क्यों गया? क्योंकि जैसे जैसे आप स्फीयर का साइज बढ़ा रहे थे, चार्ज बढ़ता जा रहा था, चार्ज बढ़ता जा रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा था, वो हो गया सीधा ऐसे। और फिर सरफेस पर आए, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। जब सरफेस के बाहर गए तो क्या हुआ? सरफेस के बाहर जैसे जैसे जाओगे, चार्ज तो वहीं रह गया, आप दूर जा रहे हो, तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता चला जाएगा। इसलिए ग्राफ आपका इस तरीके से आ जाता है। मैथमेटिकली हम इसको देख चुके, मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। ठीक है बेटा, दिस इज अबाउट योर थर्ड डेरिवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर। अब मैं बात करता हूं फोर्थ, जो कि सारे डेरिवेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है, क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ डेरिवेशन नहीं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी काफी आते हैं, और आपको एनसीईआरटी में शॉर्ट एग्जांपल भी मिलेंगे इसके, और अनशॉर्ट एग्जांपल भी मिलेंगे। तो बहुत ढंग से इसको सुनिएगा जो मैं अब बता रहा हूं। नाउ वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज। अच्छा एक चीज सुनिए, मैं अब तक आपको जितने भी एप्लीकेशन कराए गॉस लॉ के, उसमें सब जगह लिखा था ना यूनिफॉर्मली चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन कंडक्टिंग शेल, यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर। यूनिफॉर्मली चार्ज की बात कर रहे हैं ना, इसलिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। अभी तक पिछले 3 डेरिवेशन के अंदर तीनों तरीके की चार्ज डेंसिटी लगा चुके हैं। लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल भी लगा चुके हैं फर्स्ट में, सेकंड में आपने सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया लगा लिया था, और थर्ड वाले में आपने रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम लगा लिया। ये तीन ही तरीके की तो है। अभी जो चौथा केस है, कोई चौथे तरीके की मैंने आपको चार्ज डेंसिटी तो बताई नहीं। अब आपको खुद सोचना है कि जो 3 सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, उनमें से किसका रिपीटिशन यहां पे होगा इस बार, कौन सी यहां पे दोबारा आएगी? देखना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेन शीट, थिन प्लेन शीट, यूनिफॉर्मली चार्ज थिन प्लेन शीट। अब ये थिन प्लेन शीट कैसी है? ये थिन प्लेन शीट ऐसी है, ऐसी, ओके, और चार्ज इसके ऊपर ऐसे है। पता है थिन कहने का मतलब क्या है? थिन कहने का मतलब है कि मैं इसकी थिकनेस को कंसीडर नहीं करूंगा, यानी कि ये शीट बुक जैसी नहीं हो सकती, ये शीट एक पेपर जैसी हो सकती है, कॉपी का एक पेज होता है ना, बिल्कुल वैसा। यानी कि थिकनेस को कंसीडरेशन में नहीं ले रखा, तो चार्ज कहां आएगा? अगर मान लो कि मेरे पास थिन ये शीट थी और एक कंडक्टिंग शीट है, मैं इस कंडक्टिंग शीट को, जैसे एक पेपर होता है मेरे पास, ये पेपर हो गया, ये एक पेपर है मेरे पास, अगर इस पेपर के ऊपर मैं चार्ज डालता हूं तो चार्ज कहां जाएगा? वो चार्ज यहां आएगा पूरे पे, वो चार्ज की बैक साइड पर भी पूरे पे आएगा, आएगा दोनों साइड पर, ठीक है। लेकिन सरफेस क्योंकि थिन है, इसलिए हम इस बात की कंसीडरेशन नहीं करेंगे कि चार्ज यहां बाउंड्री पे आएगा, बाउंड्री पे नहीं आएगा क्योंकि थिन है। अगर थिक हो तो चार्ज यहां भी आएगा, ठीक है। तो जो डेरिवेशन सिलेबस में है उसी की बात कर रहा हूं कि चार्ज डेंसिटी हम किसकी बात करना चाह रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसका निकालना चाहते हैं? हम इलेक्ट्रिक फील्ड उस यूनिफॉर्म शीट का निकालना चाहते हैं जो थिन है, तो चार्ज आएगा इसकी इस साइड पर और इस साइड पर, ठीक है। अब उसके हिसाब से आप डायग्राम देखिए। सबसे पहले गॉसियन सरफेस मान लूं मैं। अब डायग्राम कैसे बनता है? यार ये गॉसियन सरफेस मैंने बना दी, लेकिन इस गॉसियन सरफेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाना और सरफेस एरिया दिखाना थोड़ा मुश्किल काम है। इस पार्ट से तो मैं दिखा सकता हूं, बैक वाली साइड से दिखाना बड़ा मुश्किल काम है। कैसे? ये मेरे पास थिन शीट है, ढंग से देखना, बड़ा टेक्निकल डायग्राम है। वो डायग्राम ऐसा ही क्यों बनता है वो मैं आपको बता रहा हूं। बना तो लोगे, बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं, अच्छा डायग्राम ऐसा है, पूछ लो क्यों बना है तो पता नहीं, उसे ही सुनिए। ये मेरे पास थिन शीट थी और यहां पर भी चार्ज है इस जगह पे और यहां पे भी चार्ज है, और ये शीट जो अभी डायग्राम में आपको दिखाई दे रही है बेसिकली 3 डायमेंशन फिगर बनने वाली है, क्योंकि मैं यहां पर एक गॉसियन सरफेस सेलेक्ट करता हूं यहां पे, और उस गॉसियन सरफेस को मैं यहां पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगा और सरफेस की डायरेक्शन बताऊंगा। लेकिन पीछे वाले पार्ट को हम कैसे देख पाएंगे? चार्ज यहां भी तो है, तो उसको भी तो देखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां जाएगा। तो हम क्या करते हैं उसके लिए ये करते हैं कि इस वाले पोर्शन को मैं दिखा देता हूं यहां बाहर,
ध्यान रखना, ये सरफेस यही है, इसको यहां बाहर हमने अगर के हाईलाइट कर दिया। अच्छा थोड़ा सा और आगे कर देता हूं इसको, ये, और इसके पीछे वाला जो पोर्शन है उसको हम ऐसे दिखा रहे हैं। ये है टेक्निकल बात, यानी कि इसका जो, इस शीट का जो फ्रंट वाला पोर्शन है उसका तो हमने आगे दिखा दिया गॉसियन सरफेस, और जो इसका बैक साइड वाला है वो पीछे से निकल के यहां चला गया, ताकि आप इसका फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों देख सकें, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। वरना जब पीछे वाला पार्ट दिखेगा ही नहीं तो डायग्राम कैसे बनाओगे, और डायग्राम नहीं बन पाएगा तो उसको समझ कैसे पाओगे आगे। ठीक है, तो इस वाले पोर्शन को हमने यहां लिखा है। अच्छा एक चीज, मैं डायग्राम में इससे पहले और आगे बढ़ूं, आपको पता है मैंने यहाँ पे एक डिजाइन टाइप का बनाया, डिजाइन दिख रहा है, ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके बनाना जरूरी है, नहीं भी बनाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि जो ऐसा ऐसा डिजाइन अगर आपको बना मिले बुक में, ठीक है, प्रदीप जो पढ़ रहे हैं उसमें आपको मिलेगा वहां पे, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसकी डायमेंशन फिक्स नहीं है। डायमेंशन का मतलब इसका साइज फिक्स नहीं है। ये शीट जो आपको अभी रेक्टेंगुलर या स्क्वायर टाइप की दिख रही है ना, ये जिस सरफेस का पार्ट है, जिस चीज से निकाली गई है, ये जरूरी नहीं है कि वो रेक्टेंगल ही हो या स्क्वायर हो। जैसे कि इनफाइनाइट सरफेस का मतलब ये होता है कि बड़ा होके क्या बनेगा, हो सकता है कि ये एक ट्रायंगल का पार्ट हो सकता है कि ये सरफेस जो है वो एक सर्कल का पार्ट हो, हमें नहीं पता है बड़ा होके क्या बनेगा। ठीक है, राइट। तो बेसिकली ये है कि ये किसी एक बड़े रीजन का एक छोटा पार्ट है, और उसका छोटा सा पार्ट हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एज ए गॉसियन सरफेस, उसका भी एक छोटा सा पार्ट। ठीक है, तो अभी आगे इसकी जरूरत पड़ने वाली जो मैंने आपको बताया, अब बात करेंगे वहां पे दोबारा कि जहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी। तो फिलहाल ये बात थी कि शीट के दो पार्ट को मैंने दिखाया, फ्रंट पार्ट को यहाँ दिखाया, दूसरे पार्ट को यहाँ। अब मेरा क्वेश्चन जो पहले था अभी भी वही है, क्वेश्चन ये था कि हमने तीन तरीके की चार्ज डेंसिटी पढ़ी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तीनों में से कौन से तरीके की डेंसिटी इस केस के लिए बेस्ट फिट है? सोचिए। चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है कहां पर? लेंथ पर, एरिया पर, वॉल्यूम पर? चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है सरफेस एरिया के ऊपर। अगर मैं इस पेपर को ले रहा हूं और पेपर के ऊपर चार्ज यहां है तो ये इसका सरफेस एरिया है ना, इसका वॉल्यूम थोड़ा है, ये भी तो सरफेस एरिया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि चार्ज सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम कैसी डेंसिटी की बात करेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी की। अब देखिए सॉल्व कैसे करना है। तो पहले पॉजिटिव चार्ज ये था तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले बाहर दिखा दो इस सरफेस पर, ठीक है। सरफेस एरिया की डायरेक्शन आउटवर्ड आ गई, डीएस क्या। अब चलो यहां बात करते हैं, ये इस वाली जो इसकी बैक सरफेस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर, और सरफेस एरिया का डायरेक्शन भी आएगा इधर। अब ये कैसे हुआ ये सुनो, ये मेरे पास सरफेस थी, इधर वाले पोर्शन, पहले इसका फ्रंट पार्ट दिखाता हूं। फ्रंट पार्ट दिखाऊंगा, यहां पे चार्ज है तो यहां पर ये जो पूरा का पूरा पैच था उसको मैंने आगे दिखाया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, सरफेस एरिया बाहर निकलेगा, परपेंडिकुलर होता है इस सरफेस के। ओके, अब बात करते हैं दूसरी सरफेस की। दूसरी सरफेस पे क्या है, यहां पर ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, सरफेस एरिया के डायरेक्शन में बाहर की ओर होगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका सरफेस एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, और इसका सरफेस एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया गया इधर की ओर, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया गया इधर की ओर। ठीक है, दोनों जैसे डायरेक्शन थी। अब आगे देखते हैं, मैं एक और पोर्शन सेलेक्ट कर लेता हूं क्योंकि इस शेप कैसी बनी, सिलिंड्रिकल पोर्शन सरफेस बन रही है ना, तो एक और रीजन इसके पास है। कौन सा रीजन? ये रीजन, कर्व्ड सरफेस एरिया। आपको याद हो सबसे पहला जो हमने डेरिवेशन किया था उसके अंदर भी सिलेंडर था, तो वहां पे अपने तीन पोर्शन लिए थे। ठीक है, तो हम उसी सिमेट्री को मेंटेन करने के लिए यहाँ तीन सरफेस ले लेते हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा और सरफेस एरिया किधर आएगा? सरफेस एरिया तो बनेगा ऊपर और इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इधर। दिख रहा है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही जाएगा ना, लेकिन सरफेस ऐसे है तो सरफेस एरिया ऊपर चला जाएगा। ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर इधर इस सरफेस से। अच्छा, ये जो सरफेस मैंने यहां बना रखी है इसको मैं पीछे भी बना सकता हूं, दोनों में से किसी भी एक जगह उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। अब याद करिए कि इसको कैसे सॉल्व करते रहे। पहले क्या लिखेंगे हम? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले हम क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखते रहे। सबसे पहले आप लिखते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ई। कितनी सरफेस है हमारे पास, लेट दिस सरफेस इज 1, दिस सरफेस इज 2 एंड दिस सरफेस इज 3। मान लिया 3 सरफेस है, ठीक है। तो बेटा फर्स्ट सरफेस के लिए मैं लिखूंगा फाई 1, सेकंड सरफेस के लिए फाई 2 एंड थर्ड सरफेस के लिए फाई 3। क्लियर है, बिल्कुल वैसा डायरेक्शन चल रहा है। ओके, अब इनकी वैल्यू पुट करनी है मुझे। फाई 1 की जगह मैं लिखूंगा E डॉट ds 1, इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, सरफेस एरिया बदल सकता है, E डॉट ds 1, ठीक है। प्लस दूसरे वाले की क्या लिखूंगा, E डॉट ds 2, प्लस थर्ड के लिए क्या लिखूंगा, E डॉट ds 3। अब मुझे एक चीज बताओ कि मैंने इसके ऊपर गोला नहीं घुमाया, घुमाना है या नहीं घुमाना है, क्लोज सरफेस घुमानी है कि नहीं घुमानी है इंटीग्रेशन के ऊपर, नहीं घुमानी। क्यों, क्योंकि तीनों की तीनों इंडिविजुअल क्लोज सरफेस नहीं है, तीनों को मिला के एक क्लोज सरफेस बनती है ना। ये बात हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब लिखना है आपको इसका एंगल, अब थोड़ा इंटरेस्टिंग आ जाएगा। E डॉट ds, तो लिखेंगे E ds 1 cos थीटा। अब जरा मुझे थीटा बताओ भाई, थीटा बताओ, पहली वाली सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस एरिया में कितने डिग्री का एंगल है। ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा सरफेस एरिया, कितने डिग्री का एंगल है, 0 डिग्री, ठीक है। प्लस सेकंड की बात करते हैं, E ds2 cos, सेकंड सरफेस के लिए थीटा कितने का है, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा सरफेस एरिया, 90 डिग्री का एंगल है, तो आ जाएगा आपके पास 90 डिग्री। प्लस थर्ड सरफेस इज दिस E ds3 cos 0 डिग्री। देन अब क्या आएगा, E ds1 cos 0, तो हम सिंपल इसको लिखता हूं मैं E इंटीग्रेशन ऑफ ds1, ठीक है। प्लस ये कितना आ जाएगा 0, प्लस ये क्या आएगा E इंटीग्रेशन ऑफ ds3। अब मुझे लिखनी है इसकी लिमिट, लिमिट। तो मैं आपसे पूछता हूं कि मुझे सरफेस एरिया ds1 कौन सा था, ये मेरे पास ds1 था, ये मेरे पास ds2 था और ये मेरे पास ds3 था। ds1 सिर्फ इस वाले सरफेस की लिमिट लिखनी है आपको। तो कितने लोगों को लगता है कि इसकी लिमिट मुझे लिखनी चाहिए 0 से पाई r स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कल दिख रहा है। कितने लोगों को लगता है कि 0 टू पाई r स्क्वायर होना चाहिए सरफेस एरिया, लग रहा है? कितने लोगों को लगता है कि नहीं ये नहीं, कुछ और हो सकता है, ऐसा लग रहा है? चलो अब मैं आपको बताता हूं, इसका जो इंटीग्रेशन की लिमिट होगी वो होगी 0 टू s, ना तो पाई r स्क्वायर, ना l इंटू बी, ना कुछ और, ये होगी। पता है क्यों, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था आपको, ये जो हमने एक पोर्शन ले रखा है ना, ये एक छोटा सा पैच है, ये बड़ा होके क्या बनेगा भाई, आपसे भी तो लोग पूछते हैं बेटा बड़े होके क्या बनोगे, ये भी बड़ा होके क्या बनेगा किसी को नहीं पता, क्योंकि हो सकता है ये बड़ा होके ट्रायंगल बन जाए। देख तो भले ऐसा रहा है, लेकिन ट्रायंगल भी तो पॉसिबल है कि हो सकता है कि इसको जब एक्सपेंड करें तो ट्रायंगल बनता हो, क्योंकि ये जो ऐसी जिगजैग जो सरफेस मैंने बना रखी है, इसका मतलब होता है कि इसके डायमेंशन फिक्स नहीं है, ये कहां तक जा सकता है, ये कोई फिक्स सरफेस नहीं है। तो सरफेस एरिया कुछ भी हो सकता है। अगर ये बड़ा होकर ट्रायंगल बने तो आएगी लिमिट 0 से लेकर कितनी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अगर ये बड़ा होकर रेक्टेंगल बने तो 0 टू l इंटू बी आएगा, और अगर ये बड़ा होकर स्क्वायर बने तो 0 टू a स्क्वायर आएगा, यानी साइड स्क्वायर आएगा। लेकिन क्योंकि फिक्स ही नहीं है कि बड़ा होकर क्या बनेगा, लेकिन जो भी बनेगा उसका सरफेस एरिया तो आना ही आना है, तो हम क्या लिखेंगे 0 टू s। 0 टू s इसलिए लिख लेते हैं जब आपको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली ये कौन सी शेप बनने वाली है बड़े होकर, फिक्स सरफेस नहीं है, ठीक है। तो अब 0 टू s ये हो गया, यहां भी 0 टू s आएगा, दूसरे वाले के साथ भी सेम सीन है, ओके। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, E ds1 को जब सॉल्व करोगे तो आएगा E इंटू s, ठीक है। ds1 का आ जाएगा s1 और लिमिट रखने के बाद s आएगा। फिर यहां जब सॉल्व करेंगे तो ये भी E इंटू s आएगा, तो आ गया 2es। ये आगे 2es क्या निकला, ये निकला आपके पास 5e इज इक्वल टू 2es, इक्वेशन नंबर 1। देखो अभी तक ये चीजें वैसे ही चल रही हैं। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को सॉल्व करते हुए लेके आओ, जहां तक भी मैक्सिमम आ सकता है। वो हमारे पास आ गया 5 इक्वल टू 2es। अब हमारा टारगेट क्या होता है, अब क्या करना होता है हमको,
अब हमको ये करना होता है कि आपको गॉस थ्योरम लगानी पड़ती है, गॉस लॉ लगाना पड़ता है। तो लगाए, चलिए बस गॉस थ्योरम लगाते ही साथ इसका आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा, बहुत ही इजी है। नाउ बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ बोलता है कि फाई ई जो होता है वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। अब मुझे बताओ एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? ऐसा तो नहीं कि कहीं एप्सिलॉन लिखे, एप्सिलॉन लिखना है या एप्सिलॉन नॉट लिखना है? एप्सिलॉन नॉट सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ये शीट है, चार्ज यहां पर है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा कहां निकलेगा? फ्री स्पेस के अंदर। इधर से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो कहां? फ्री स्पेस के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ गया। अब चार्ज डेंसिटी किस तरीके की आएगी? कहां पे चार्ज फैला हुआ है? सरफेस एरिया के ऊपर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। तो क्यू को हम क्या लिख लेते हैं? सिग्मा इनटू सरफेस एरिया एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहां लिख सकते हैं आप बिकॉज़ सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। बाकी जितने डेरिवेशन थे उसमें मैंने सरफेस एरिया की जगह कभी 4 पाई आर स्क्वायर लिखा था, कभी कुछ और लिखा था, लेकिन यहां पर हम एस लिखेंगे। क्यों एस लिखेंगे? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि सरफेस किस तरीके का है। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2, therefore from equation 1 and 2, from equation 1 and 2 we get 2es is equal to q upon epsilon naught, 2es is equal to q upon epsilon naught, और उसके लिए आपके पास क्या था? बल्कि मैं q upon epsilon naught की जगह सीधा लिख दूं सिग्मा इनटू s। अब इसको सॉल्व करते हैं आगे, बस नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। Then it is, if you calculate electric field, देखो सरफेस एरिया कैंसिल हो जाएगा। If you calculate electric field, E is equal to sigma upon 2 epsilon naught। ये अब इसमें एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है ये सिर्फ एक सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है, सिर्फ इस वाली सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है, या सिर्फ इस वाली सरफेस का इलेक्ट्रिक फील्ड है, या दोनों का मिला के है? सोचिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली सिंगल सरफेस का है। इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने सिर्फ E माना था, इधर के भी इलेक्ट्रिक फील्ड को E माना था, और दोनों का मिला के हो जाएगा 2E। इसलिए जब हमने इसको सॉल्व किया था तो 2Es इक्वल टू सिग्मा s अपॉन एप्सिलॉन नॉट आया था, दोनों तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अब जो मैंने E निकाला है, E ये बताता है आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिंगल सरफेस का है। ये मैं आपको बार-बार बता रहा हूं, अगर आप ये बात नहीं समझेंगे तो आपको न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चन में करने में बड़ी दिक्कत आएगी। This electric field is due to single side, single surface। यहाँ सिर्फ इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड है या सिर्फ इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों का मिला के नहीं है। अगर मैं दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूं तो E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस इधर का E इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों को ऐड करेंगे तब जाके आपको दोनों सरफेस का मिलेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ सिंगल सरफेस का है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। और इसकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो होगी वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि वहां पर हम इसके स्पेशल केस करेंगे। और दो बातें, एक तो हम इसके स्पेशल केस करेंगे, जब भी ये डेरिवेशन आएगा इसके स्पेशल केस 100% आते हैं। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ ये डेरिवेशन पूछ के छुट्टी कर दी, स्पेशल केस जरूर आएंगे। और उसके साथ में और क्या आएगा, या उसके अलावा मैं आपको क्या कराऊंगा, और उसके अलावा मैं आपको वो क्वेश्चन कराऊंगा जो मैं आपसे बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, एनसीईआरटी का आपका लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल। आप उसे पढ़ के देखें, कुछ बच्चों को समझ में आएगा और कुछ बच्चों को बिल्कुल ही समझ नहीं आएगा। उसका लेवल ठीक है लेकिन वो एग्जाम में आता है। मैं कह रहा हूँ कि वो आईडी में भी पहले आ चुका है, वो बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पहले आ चुका है, तो आप मिस तो कर ही नहीं सकते उसको, और वो स्कूल में फ्रीक्वेंटली आ जाता है। ठीक है, आप एनसीईआरटी में भी देखेंगे तो आपको वहां कुछ मिस्टेक्स मिल सकती हैं, कुछ आपको ऐसा मिल सकता है जहां पर कुछ मिसिंग है। हालांकि एनसीईआरटी के अलग अलग पब्लिकेशन में किसी में वो मिस्टेक सही कर दी गई है, किसी में अभी भी है, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा उस क्वेश्चन को जिसको एनसीईआरटी में बहुत शॉर्ट में दे रखा है, जो शायद जल्दी समझ में ना आए। ठीक है, तो ये दोनों चीजें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर कराऊंगा, ध्यान रखें। बस एक चीज इस डेरिवेशन की अभी रह गई, जिसमें कि आपको 2 मार्क्स का अगर डेरिवेशन हुआ, डेरिवेशन जनरली 2 मार्क्स का आता है, मैक्सिमम 3 मार्क्स का भी आ गया तो कितने मिलेंगे इतना करने पर? 3 में से 2.5, आधा मार्क्स कहां गया? ग्राफ नहीं बनाया।
देखते हैं ग्राफ किसके बीच में बनना है। ग्राफ बनना है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में। ओके, ग्राफ आता है स्ट्रेट लाइन, बड़ा सिंपल सा ग्राफ है। अब ऐसा क्यों आया, चेक करो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले के अंदर आर आता है क्या? आपने जितने भी अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले निकाले हैं सब में स्मॉल आर जरूर आया है, चाहे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया हो चाहे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आया हो, लेकिन यहाँ पर तो स्मॉल आर नहीं आया। इसका मतलब है कि अगर इस चार्ज का, क्योंकि इनफाइनाइट शीट है, चार्ज का मैग्नीट्यूड जा रहा है, तो काफी दूरी तक ऐसा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट सिमिलर रहेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन, जैसे सन से हमारे पास आने वाली लाइन पैरेलल होती है, यूनिफॉर्म तरीके से आ रही होती है हमारे पास, इसी तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड इसका बिल्कुल यूनिफॉर्म चलता है, डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इसलिए आप जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ाएंगे एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चलती चली जाएगी। ठीक है बेटा, और ये पता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर जो है वो है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट वही वैल्यू है जो कि किसी भी r डिस्टेंस के ऊपर चलती चली जाएगी। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे, और जो मैंने आपको बात बताई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मैं कराने वाला हूँ, वो आपको पता लग जाएगा जब आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे। फिर आपको शीट्स मिलेंगी तो उसमें भी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन उसके जरूर मिलेंगे। ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी में सॉल्ड एग्जांपल, अनसॉल्ड एग्जांपल दोनों में आपको उस तरह के क्वेश्चन मिल जाएंगे, इसलिए नेक्स्ट क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, उसको हम करेंगे। एंड देन चैप्टर इज अबाउट टू फिनिश। ठीक है, नेक्स्ट जो क्लास होगी उसके अंदर थ्योरेटिकली वो खत्म हो जाएगा, फिर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा एक और क्लास के अंदर, एंड देन वी विल स्टार्ट सेकंड चैप्टर। ठीक है, तो टेक केयर, अपना बहुत ध्यान रखिएगा, स्वस्थ रहिए और स्माइल करते रहिए।